हम कई घाटियों और बरसाती नालों में से गुजरे। दोपहर के बाद एक टीले की उतराई उतरे तो कमांडर शेरवान ने थैले में से दूरबीन निकाल कर मुझे दी और दूर एक जानिब इशारा किया। वो रहा पुल। मैंने दूरबीन के बगैर उसकी तरफ देखा। दूर दो पहाड़ियों के दरमियान काफी बुलंदी पर एक ऊंची घाटी के दरमियान एक पुल का धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। मैंने दूरबीन आंखों से लगाई। दूरबीन में से पुल थोड़ा साफ मगर धुंधला नजर आ रहा था। ये लोहे का पुल था और बड़ी बड़ी कैंचियों को जोड़कर बनाया गया था। कमांडर शेरवान कह रहा था, पहले यहाँ एक लकड़ी और रस्सों का पुल हुआ करता था, मगर भारतीय फौज ने जब कश्मीर पर कब्जा किया तो यहाँ फौज ने बड़ा मजबूत लोहे का पुल बना दिया और इस पुल को उड़ाने की कोशिश में हमारे कई मुजाहिद अब तक शहीद हो चुके हैं, मगर पुल को जरा सा भी नुकसान न पहुंचा सके। मैंने कहा, हमें पुल को करीब से जाकर देखना होगा। हम उस तरफ पहाड़ी की घाटी में जाएंगे, आगे तक नहीं जा सकते। भारतीय फौज के मोर्चे हैं जहाँ ऑब्जर्वर दूरबीनें लगाए 24 घंटे इलाके में रहते हैं। हम खच्चरों पर बैठ गए और खच्चरों को एक टीले की चढ़ाई पर डाल दिया। ये खास कश्मीर की पहाड़ियां थीं। चीड़ और चनार के दरख्तों की कतारें पहाड़ियों की ढलानों चोटियों तक चली गई थीं, मगर भारतीय गासिब फौज ने कश्मीर की बहार का हुस्न खाक और खून में मिला दिया था। जिस पहाड़ी पर हमारी खच्चरें जा रही थीं वहां चनार के दरख्तों के अलावा अखरोट और खुबानियों के घने दरख्त भी थे। हम आम कश्मीरी किसान के भेस में थे। हमने लंबे लंबे फटे पुराने फर्न पहन रखे थे। हाथों में औजार थे। खच्चर भी मरियल से थे। कोई देखता तो यही समझता है कि कश्मीरी किसान है। कमांडो शेरवान इन पहाड़ियों के नशीब फराज से बखूबी वाकिफ था। हम इसी दो पहाड़ियों पर से गुजरकर उस पहाड़ी पर आ गए जहां पुल बना हुआ था। कमांडो शेरवान एक खच्चर से उतर गया, कहने लगा, यहाँ खच्चर बांध देंगे। मैं भी खच्चर से उतर पड़ा। हम दोनों ने एक खच्चर एक दरख्त के साथ बांध दिए। कमांडो ने दूरबीन अपने लंबे कुर्ते के पीछे छुपा रखी थी। उस लंबी आस्तीनों वाले दामन वाले कुर्ते को कश्मीरी में फर्न कहते हैं। वो एक जगह दरख्तों के पीछे बैठा सामने देखने लगा। मैं भी उसके पास बैठकर सामने देखने लगा। जहां से लोहे का भारी भरकम पुल कुछ फासले पर दिन की रोशनी में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कमांडो शेरवान दूरबीन मुझे पकड़ाते हुए कहा, पुल को गौर से देखो। मैंने दूरबीन लगाकर देखा। जहां से पुल का मंजर दूरबीन में बेहद करीब दिखाई दे रहा था। ये बड़ी बड़ी आहनी कैंचियों वाला बड़ा जबरदस्त और मजबूत पुल था जो दो पहाड़ियों को एक दूसरे से मिलाता था। नीचे गहराई में बरसाती नाला था जो बिल्कुल खुश्क था और झाड़ियां उगी हुई थीं। पुल की दोनों जानिब लोहे के बड़े बड़े गार्डरों ने उसे सहारा दिया हुआ था। ये चार चार गार्डर थे जो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे और नीचे पहाड़ी के पहलू में दीवार के अंदर धंसे हुए थे। कमांडर शेरवान कहने लगा, इस पुल को जिस शय ने उठा रखा है वो दोनों तरफ के लोहे के चार बड़े बड़े गार्डर हैं जो पहलू की पहाड़ी की दीवारों के अंदर धंसे हुए हैं। दीवारों के अंदर गोल बड़े बड़े सतून हैं जिनके अंदर ये गार्डर बुनियादों तक चले गए हैं। सतूनों में एक रिवायत के मुताबिक सीमेंट में लोहे के टुकड़े जलाकर डाले गए थे, जिसकी वजह से पुल की बुनियादें फौलाद की मानिंद हो गई हैं। अगर ऊपर से हम पुल पर डायनामाइट लगाकर धमाका भी करें तो पुल का जंगला उड़ जाएगा, मगर पुल अपनी जगह पर कायम रहेगा। इस वजह से हमारे मुजाहिद इस पुल को अभी तक तबाह नहीं कर सके। मैं दूरबीन लगाए पुल की एक एक जुजियात को गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि पुल को तबाह करने के लिए किस किस्म की हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। उस वक्त मेरे जहन में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। मैंने दूरबीन कमांडर शेरवान को दी और कहा, पुल की सिर्फ एक जानिब टैंक खड़ा है, दूसरा टैंक मुझे नजर नहीं आया। कमांडर शेरवान ने दूरबीन आंखों पर लगाकर कहा, दूसरा टैंक अभी आ जाएगा। हम बारी बारी दूरबीन लगाकर पुल का जायजा लेते रहे। पुल के नीचे मुझे आमने सामने दो मशीन गन के मोर्चे भी दिखाई दिए थे। कुछ देर बाद दूसरा टैंक आकर पुल के सिरे पर खड़ा हो गया। पुल पर से एक फौजी कैनवाय गुजरने लगा। कमांडर शेरवान बोला, यह कैनवाय यकीनन कुपवाड़ा गैरिजन के लिए अस्तहा वगैरह ला रहा है, क्योंकि पीछे हमारे मुजाहिदों ने शब खून मारकर इस गैरिजन का एमुनिशन डिपो उड़ा दिया था। अगर ऐसा ना होता तो कुपवाड़ा गैरिजन को एमुनिशन की सप्लाई दूसरी सड़क पर से आती जो 3 पहाड़ों को काट कर वादी में दाखिल होती है और वहां हमारे मुजाहिद खात लगाकर उसे उड़ाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन इस पुल पर से जो कैनवाय सप्लाई लेकर आते हैं, एक तो वो इस पुल की वजह से बड़ी जल्दी कश्मीर पहुंच जाते हैं, दूसरे इस इलाके में पहाड़ी इतनी पेचीदा नहीं है कि हमारे मुजाहिद वहां ज्यादा देर तक खात लगाकर छुपे रहें। हर वक्त भारतीय फौजी के गश्ती दस्ते पेट्रोल करते रहते हैं। मैं दूरबीन की मदद से पुल पर से गुजरते फौजी ट्रकों को देख रहा था। ये बहुत बड़े फौजी ट्रक थे जो तरपालों से चारों तरफ से ढके हुए थे। ट्रक पुल पर से मुसलसल गुजर रहे थे। बाज ट्रकों के सामने की जानिब फौजी मशीन गन्ने लगाई गई थी। घाटी की दूसरी जानिब पहाड़ी ढलान पर मुझे कुछ बकरियां नजर आईं जो झाड़ियों के पत्ते खा रही थीं। इनके दरमियान एक चरवाहा हाथ में लंबी सूटी पकड़े खड़ा उन्हें देख रहा था। साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी चढ़ता जाता था। मैंने दूरबीन कमांडर को दी और कहा कि यह चरवाहा वहां कैसे आ गया, जरा देखो। कमांडर शेरवान ने दूरबीन लगाकर चरवाहे को देखा और कहा, यह कश्मीरी चरवाहा यहाँ अक्सर देखा गया है, बकरियां चराने आ जाता है। भारतीय उसको कुछ नहीं कहते। यकीनन उन्होंने इसे बेजरत समझकर यहाँ बकरियां चराने की इजाजत दे रखी होगी। मैंने कमांडर शेरवान से पूछा, क्या हम उस तरफ जा सकते हैं जहाँ ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है?
कमांडर शेरवान कहने लगा, जा तो सकते हैं मगर इसमें खतरा है क्योंकि वहाँ 2 भारतीय फौजी मोर्चों में बैठे हुए। वो इस चरवाहे को जानते होंगे, हमें देखकर जरूर पकड़ लेंगे कि हम इधर कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। मैंने कहा, हम खास उस जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ ये चरवाहा बकरियां चला रहा है, हम उससे दूर ऊपर ही रहेंगे। दरअसल मैं उस जगह को करीब से देखना चाहता हूँ। मेरे जहन में एक स्कीम का खाका तैयार होना शुरू हो गया था जिसके मुतालिक मैंने कमांडो को अभी तक कुछ नहीं बताया था। कमांडो बोला, चले चलते हैं। हम खच्चरों पर बैठकर दूसरी पहाड़ी की तरफ चल पड़े जहाँ पुल का दूसरा सिरा था। हमें दूसरी पहाड़ी तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। हमें काफी फासला डालकर 2 पहाड़ियों के दरमियान में जो खुश्क बरसाती नाला था उसमें से गुजरना पड़ा। आखिर हम दूसरी पहाड़ी पर उस मकाम पर आ गए जहां से हमें नीचे फौजी पुल और ढलान पर चरवाहा बकरियां चराता नजर आ रहा था। जहां छोटे छोटे दरख्त थे, झाड़ियां ही झाड़ियां थीं और एक जानिब से पहाड़ी पगडंडी पहाड़ी के पहलू की जानिब चली गई थी। हम खच्चरों से उतरकर झाड़ियों के पीछे बैठ गए। मैंने पगडंडी की तरफ इशारा करते हुए कमांडो से पूछा कि ये पगडंडी ऊपर चोटी पर जाती है क्या? उसने कहा, नहीं, ये आगे पहाड़ी के अंदर छोटी सी कुदरती सुरंग है, उस तरफ जाती है। वहां पहले चरवाहों ने बकरियों के लिए बाड़ा बना रखा था मगर भारतीय फौजियों ने उसे वहां से हटा दिया। अब उस तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्या वहां फौजी पहरा लगा हुआ है? नहीं, वहां फौजी गार्ड नहीं होता, इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि कुदरती गार अंदर थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाती है और फौजियों के मोर्चे वहां से काफी आगे जाकर ऊपर की जानिब हैं। मैंने कमांडो शेरवान को अपनी स्कीम की तफसील बता दी। इस पहाड़ी गार का सुनकर मेरे जहन में जो मंसूबा बन रहा था वो मुकम्मल हो गया था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि पुल के इस सिरे के जो फौलादी गार्डर पहाड़ी दीवार के अंदर से होते हुए पुख्ता सुतूनों की बुनियादों में धंसे हुए हैं वो यकीनी तौर पर इस गार के अंदर होंगे या उनका एक हिस्सा जरूर गार के अंदर नजर आता होगा। जब मैंने कमांडो को अपना प्लान बताया तो वो सोच में पड़ गया। कहने लगा, तुम्हारा मंसूबा काबिल अमल नहीं लगता क्योंकि गार के अंदर जाकर सारा काम करना आसान नहीं है। अगरचे यहाँ मुस्तकिल तौर पर कोई फौजी गार्ड ड्यूटी पर नहीं होता लेकिन फौजी इधर गश्त लगाते रहते हैं। इन्हें गार के अंदर जरा सी भी आवाज आई तो वो गार में फायरिंग करते दाखिल हो जाएंगे। मैंने कमांडो से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोशिश करके देख लेने दो, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। कमांडो वार कर रहा था, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं आज शाम को ही उस कश्मीरी चरवाहे के घर जाकर उससे मिलता हूँ। मैंने उसका घर देखा हुआ है, वो जानता है कि हम हुर्रियत परस्त मुजाहिद हैं, अब यहाँ से निकल सकते हैं। हम खच्चरों पर सवार होकर पहाड़ी की दूसरी तरफ से होकर नीचे उतरने लगे। इसी तरह खड्डों, नालों और घाटियों में से गुजरते हुए हम अपनी खुफिया कमिंग गाह में वापस आ गए। शाम के वक्त कमांडो शेरवान उस चरवाहे के घर की तरफ चल दिया जिसको हमने फौजी पुल की दूसरी जानिब ढलान पर बकरियां चराते देखा था। कमांडो रात के 10 बजे वापस आया। हम कमी गाह के अंदर तय खाने में बैठ गए। कमांडो शेरवान कहने लगा, मैंने समदू से बात कर ली है, वो तुम्हारे साथ हर तरह से ताउन करेगा, लेकिन एक बार तुम्हें भी उससे मिल लेना चाहिए। मैं कल रात का वक्त दे आया हूँ, कल रात पड़ते ही हम उसके गांव की तरफ चल पड़ेंगे। रात का वक्त हमारे लिए ज्यादा मौजू होगा। समदू उस चरवाहे का नाम था। दूसरी रात हमने दोबारा किसानों वाला हुलिया बनाया और खच्चरों पर बैठकर समदू चरवाहे के गांव की तरफ चल पड़े। ये काफी लंबा रास्ता था, कोई 2 घंटे में हम वहां पहुंचे। उसका मकान उसी पहाड़ी के अतब में एक छोटे से टीले के दामन में वाक़ था जिस पर भारतीय फौजियों ने पुल बना रखा था। समदू हमारा इंतजार कर रहा था। उसकी बीवी ने हमारे लिए 7 चावल पका रखे थे। छोटा सा लकड़ी का टूटा फूटा मकान था जिसमें दोनों मियाँ बीवी रहते थे। एक लालटेन जल रही थी। कमांडो ने समदू से मेरा तारुफ कराया। वो मुझसे गले लगकर मिला। हमने खाना खाया। उसके बाद उसकी बीवी समावर में गर्म कश्मीरी चाय ले आई। चाय पीते हुए हमने अपने असल मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर दी। कमांडो शेरवान ने सारी बात उसे पहले से बयान कर रखी थी। मैंने समदू से कहा, मुझे तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद की जरूरत है कि तुम इस वक्त बाहर निगरानी करते रहो जब मैं गार के अंदर जाऊं, और अगर कोई खतरा हो तो मुझे खबरदार कर सको। समदू कश्मीरी लहजे में मिली जुली पंजाबी उर्दू में बात करता था। वो कहने लगा, मैं आपको अपने मुंह से फाख्ता की आवाज निकाल कर खबरदार कर दूंगा। उसने मुझे मुंह से फाख्ता की आवाज निकाल कर सुनाई। बिल्कुल फाख्ता की आवाज थी। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा है कि कल से मुझे तकरीबन हर रोज दोपहर के वक्त वहां जाना होगा, तो मुझे अपनी 2-3 बकरियां दे दो जिन्हें मैं चराते हुए वहां तक ले आऊंगा। अगर मुझे कोई भारतीय फौजी गश्त करता हुआ मिल गया तो मैं उसे यही कहूंगा कि मैं समदू चरवाहे का भाई हूं, और अगर मेरे बारे में तुमसे किसी फौजी ने पूछा तो तुम उसे भी यही बताना। समदू कहने लगा, लेकिन आप कश्मीरी जबान हमारी तरह नहीं बोल सकते, कहीं भारतीय फौज को शक न पड़ जाए। ये नुक्ता बड़ा अहम था मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था। कमांडो शेरवान ने भी इस नुक्ते पर पतरे तशवीश का इजहार किया। मैंने कहा, जाहिर है भारतीय फौजी मुझसे कश्मीरी जबान में तो बात नहीं करेगा, वो अपनी फौजी उर्दू में बात करेगा। मैं भी उसी जबान में कुछ मिली जुली पंजाबी और कश्मीरी में जवाब दे लूंगा। उसकी तुम फिक्र न करो, लेकिन इस बात की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि जिस वक्त मैं पहाड़ी कार के अंदर अपने काम में लगा हुआ हूँ और अगर बाहर कोई खतरा हो तो मुझे तुम वक्त पर खबरदार कर दो। समदू बोला, ये बात तुम यकीनी समझो, जब तुम कार के अंदर होगे तो मैं उसके आसपास ही मंडलाता रहूंगा।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अव्वल तो दिन के वक्त उधर कोई भारतीय फौजी नहीं आता। अगर आ भी गया तो वो गार की तरफ क्या लेने जाएगा? उसको कुछ शक होगा तो जाएगा। बफर्ज मुहाल अगर उस गार की तरफ रुख कर भी लिया तो मैं फाख्ता की आवाज़ निकाल कर तुम्हें खबरदार कर लूंगा। कमांडो शेरवान ने जहां मुझसे सवाल किया, अगर फौजी गार में आ गया और उसने तुम्हें देख लिया तो तुम क्या करोगे? वो तो तुम पर फौरन फायर छोंप देगा। मैंने कहा, अगर ऐसी सूरत पैदा हो गई तो मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। आप लोग उसकी फिक्र न करें, बस ये समझ लें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दूसरे रोज दोपहर के बाद का वक्त तय करके मैं और कमांडो शेरवान समदू के गांव से उसी तरह खच्चरों पर सवार होकर वापस रवाना हो गए। पहाड़ी जंगल में रात गहरी अंधेरी थी, मगर अजीब बात है कि पहाड़ों पर रात के वक्त मैदानी जंगलों की रातों का खूब अंधेरा नहीं होता। पहाड़ों पर बगैर चांद की रातों में भी हल्की हल्की सलेटी रंग की रोशनी जरूर रहती है। कमांडो शेरवान मुझे साथ साथ रास्ते के निशान बताता जा रहा था। मुझे ये रास्ता अच्छी तरह याद हो गया था। फिर भी कमांडो शेरवान ने कहा, कल मैं एक बार तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। उसके बाद तुम्हें अकेले वहां तक जाना होगा, क्योंकि हम दोनों को भेस बदल कर पुल की तरफ जाने का खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। कमांडो का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने कहा, तुम बेशक कल भी मेरे साथ ना आओ, मगर कल मेरा पहला दिन होगा और रास्ते के निशान मैंने रात को देखे हैं, इसलिए कल तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे आसानी होगी। कमांडो शेरवान ने कहा, कल मैं जरूर तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ मौके का जायजा लेना चाहता हूँ। अभी मेरे एक्शन शुरू करने का वक्त नहीं आया। मेरी स्कीम और प्लान क्या है, ये जैसे जैसे मेरा मिशन आगे बढ़ेगा आपको इल्म होता जाएगा। अगले रोज दोपहर के बाद मैं और कमांडो शेरवान एक बार फिर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त हमें समदू के मकान की तरफ नहीं जाना था, बल्कि पुल वाली पहाड़ी के अकबी इलाके में जाना था, जहां समदू पहले से वहां बकरियां चला रहा था। वो हमें पहाड़ी पर ही एक जगह दरख्तों के नीचे बैठा मिल गया। कमांडो शेरवान वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता था, वो उसी वक्त वापस चला गया। मैंने अपना खच्चर वहां से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बांध दिया। समदू चरवाहे ने 3 बकरियां मेरे हवाले कर दी और एक दरख्त की लंबी छड़ी भी मेरे हाथ में थमा दी और कहा, नीचे घाटी की तरफ मत आना, मैं उसी जगह निगरानी करूंगा। मैंने बकरियों को साथ लिया और उसे मुंह से आवाज निकालकर हाँकता हुआ उस पगडंडी पर आ गया जो पुल की पहाड़ी वाले कुदरती गार की तरफ जाती थी। मैंने सिर्फ एक बकरी की रस्सी थाम रखी थी, बाकी दोनों बकरियां अपने आप साथ साथ चल रही थीं। पगडंडी पर दरख्तों के गिरे हुए पत्ते इधर उधर बिखरे हुए थे। मैं रुक रुक कर और बकरियों को चराता हुआ आगे चल रहा था ताकि किसी को शक न पड़े। मेरी तेज निगाहें पहाड़ी पगडंडी के सामने की जानिब थीं। पगडंडी बल खाती हुई पहाड़ी के दामन में जाकर झाड़ियों में गायब हो गई थी। मैं बकरियों को साथ लिए रुक रुक कर जा रहा था। जहां पगडंडी झाड़ियों में गायब हो जाती थी वहां आकर मैं रुक गया और गर्दन को खुजाने के बहाने इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर जायजा लिया। वहां मुझे आसपास पहाड़ी की चोटी पर कोई फौजी वगैरह नजर न आया। मैंने रस्सी वाली बकरी को वहीं एक झाड़ी की शाखों से बांधा और खामोशी से कदम उठाता झाड़ियों की दूसरी तरफ आ गया, जहां मुझे ऊंचे सरकंडों के पीछे एक गार का छोटा सा दहाना नजर आया। मैं सरकंडों को पीछे हटाता गार के अंदर चला गया। ये गार पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ते की तरह था, जिसके ऊपर छत पड़ी हुई थी। दीवारों में से दरख्तों की जड़ें बाहर निकली हुई थी। फजा में मिट्टी की मरतूब बू थी। बाहर से दिन की रोशनी चंद कदम तक साथ रही। फिर मैं अंधेरे में आ गया। गार की दीवारों को टटोल टटोल कर आगे बढ़ गया। अचानक मेरे पांव एक तोदे से टकराए। मैंने झुककर हाथ लगाकर देखा, आगे मिट्टी के ढेर ने गार को आधे से ज्यादा बंद कर दिया था। मैं उसके ऊपर से होकर दूसरी तरफ चला गया, जहां बहुत गहरा अंधेरा था। मैंने जेब से माचिस निकाल कर जलाई। मोमबत्ती मेरे पास थी, मगर मैं उसे अभी रोशन नहीं करना चाहता था। माचिस की रोशनी में 3-4 कदमों के फासले पर दीवार थी जहां गार बंद हो जाती थी। मैंने बाएं जानिब दीवार पर निगाह डाली। वहां मेहराब की शक्ल में और घुलाई में दीवार एक जगह से बाहर निकली हुई थी। मैं उसके करीब आया तो दिया सलाई बुझ गई। अब मैंने मोमबत्ती रोशन करके जमीन पर एक जगह लगा दी और बैठकर बाहर को निकली हुई गोल दीवार को हाथ लगाकर देखा। ये सीमेंट की गोल दीवार का एक हिस्सा था जो गार से बाहर निकला हुआ था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि ये उस बहुत बड़े सुतून या कुएं की गोल दीवार का एक हिस्सा था जिसमें पहाड़ी के पुल की एक तरफ के तिरछे फौलादी गार्डर धंसे हुए थे और जिसमें सीमेंट, पत्थर और लोहे के टुकड़े डालकर भर दिया गया था। ये पहाड़ी वाले पुल की बुनियाद का एक सुतून था। दूसरा सुतून सामने वाली पहाड़ी की दीवार के अंदर होगा। इन दोनों सुतूनों में से हर एक सुतून पुल की बुनियाद की हैसियत रखता था। अगर ये सुतून आगे की जानिब गिर जाता या नीचे बैठ जाता तो इसके साथ ही फौलादी गार्डर भी नीचे बैठ जाते और पुल एक तरफ से नीचे बरसाती नाले में गिर जाता। मगर ये कोई आम किस्म का सुतून नहीं था कि जिसके साथ बम बांधकर इसे उड़ा दिया जाता। ये सुतून एक किस्म का लोहे और सीमेंट से मुंह तक प्लस्तर किया हुआ कुआं था।
जिसके अंदर लोहे के 4 गार्डर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कम से कम 50 फुट तक धंसे हुए थे। मैंने एक पत्थर उठाकर उसे सुतून की मेहराबी दीवार पर आहिस्ता से मारा। ऐसी आवाज आई जिसने मुझे बता दिया कि सुतून अंदर से खाली नहीं है, बल्कि पत्थर की तरह सख्त और अंदर से भरा हुआ है।